और चलिए अब आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं और पल्लवी श्रीवास्तव हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले राजकुमार, आपका रुख करते हुए अगर देश और विदेश की बड़ी खबरों की बात की जाए तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए भारती, जिस तरीके से आपने भी बताया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इस समय पूरा राजनीतिक माहौल जो है वो सरगर्मी तेज है। अगर बात करें हम तो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन की आज प्रक्रिया पूरी होगी। उससे पहले संसदीय बोर्ड की एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है ताकि सारे सहयोगियों के साथ एक बात की जाए और एक मैसेज देने का प्रयास किया जाए कि एनडीए का जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार के पक्ष में किस तरीके से मतदान होना है, क्योंकि इस समय राजनीति जो है वो उसके आसपास घूमती हुई दिख रही है। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसी के बाद एनडीए गठबंधन भी इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील है। उनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। आपस में तमाम तरह के लोग जो है वो चर्चा करेंगे ताकि शक्ति परीक्षण इसमें दिखाया जा सके। तो इसके आसपास मुझे लगता है कि आज पूरा देश घूमता हुआ दिखेगा जिस तरीके से। और बात कर लें तो एक विधान, एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास है वो लगातार चल रहे हैं। जिस तरीके से कल सीजेआई के साथ मुलाकात हुई, जो संसदीय समिति है पीपी चौधरी की अध्यक्षता में जो काम कर रही है इसके लिए लगातार उन्होंने उनके साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके साथ बातचीत की है और बातचीत करके उनका पक्ष जानने का प्रयास किया है, क्योंकि लगातार ये समिति जो है वो एक देश, एक विधान और एक चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज़ है। पिछले 6-7 महीने से इस पूरे मसले पर चर्चा चल रही है। जो पूर्व सांसद हैं उन सांसदों से चर्चा की गई है, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उन बुद्धिजीवियों से चर्चा की गई है। तो इसमें किसी न किसी तरीके का एक ठोस निर्णय निकाला जा सके तो हो सकता है, क्योंकि संसदीय इस समय सत्र जो है संसद का चल रहा है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिल इस बारे में लाए जाने की पूरी संभावना है। जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात की तस्दीक कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ये दो बड़ी खबरें रहेंगी जिन दो बड़ी खबरों के आसपास देश घूमता हुआ दिखाई देगा। और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चीन के जो पोलित ब्यूरो, जो वहाँ के कम्युनिस्ट नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की है और एससीओ की जो बैठक है उस बैठक को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति का आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। आज उनके साथ भी मुलाकात होगी। तमाम तरह के प्रयास जो हैं वो तेज चल रहे हैं, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान जो है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ क्योंकि चीन हमारा बिल्कुल साथी है, बिल्कुल लगा हुआ देश है, तो व्यापारिक जो संगठन है, व्यापारिक जो समझौते हैं उन समझौतों पर किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अगर बात करें और एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी खबर की, तो इस समय उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी के तौर पर अगर हम कह सकें नोएडा को, तो नोएडा में एक जो कार्यक्रम है, इंटरनेशनल कार्यक्रम इस स्तर पर होता है इन्वेस्टर को लेकर, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट इधर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके लिए सितंबर की डेटें जो है वो निर्धारित हुई हैं और इसके लिए तैयारियां तेज़ हो गई हैं। वहाँ पर तमाम एक छत के नीचे तमाम जो व्यापारी हैं, जो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो नीति है उस नीति को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरगर्मी तेज हो गई, क्योंकि अभी इस समय हम अगस्त में खड़े हुए हैं, सितंबर में ये कार्यक्रम होना है, तो उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में, लखनऊ के अलावा नोएडा में भी होने की संभावना है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के प्रयास होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार इसका हिस्सा हैं, इस बार हिस्सा होंगे नहीं होंगे इस बात की अभी तस्दीक नहीं हुई है। बिल्कुल, देश और विदेश दोनों की बड़ी खबरें जो हैं उनसे रूबरू आपने कराया, उन पर चर्चा करूंगी और वापस आपके पास लौटूंगी। लेकिन उससे पहले पल्लवी, देखिए सुबह से ही एक खबर जो है चर्चा में बनी हुई है और हमने दिखाया भी किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता पर एक व्यक्ति आता है और हमला कर देता है। इसके अलावा क्या अपडेट आपके पास है? जी भारती, अगर बात करते चले तो आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थी, जिस दौरान एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया और उसी वक्त उसे गिरफ्त में ले लिया गया। जो भी उनके सुरक्षा बल तैनात थे उन्हें उसी वक्त गिरफ्त में ले लिया गया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाके पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और साथ में
दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के आवास के बाहर बैरिकेडिंग लगा के सुरक्षा व्यवस्था की भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री होते हुए उनके ऊपर हमला हुआ, जो कि उनके सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद थे, फिर भी ये हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत नहीं है। इस वजह से जब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं सुरक्षित है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित होगी। इसको लेके जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात करते चले दिल्ली की जो पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा है, उन्होंने भी इस पर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री हर दिन जनता की जन सुनवाई करती हैं, उनके साथ रहती हैं, उनके हित के लिए काम करती है, फिर भी अगर जनता जनार्दन इस तरीके का काम करता है। चलिए एक बार फिर से आप संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। पल्लवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ईशा का रुख कर लेते हैं। ईशा, अगर पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में आज दो मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं वो भी मौजूद रहने वाली हैं। 11:30 बजे श्रम शक्ति भवन में ये बैठक बुलाई गई है। नदियों के संबंध में देखिए इस पे चर्चा की जाएगी, खासतौर से यमुना नदी को लेकर ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें चर्चा की जाएगी, और खासतौर से चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने यमुना में जहर घोलने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर, खासतौर से हरियाणा सरकार पर लगाया था। और ऐसे में अगर इस वक्त मौजूदा हालात की बात करें तो यमुना का जलस्तर भी बढ़ गया है, हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जा रहा है, और अगर आने वाले दिनों में और बारिश रहती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से 22, 23, 24 को हाई अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, तो ऐसे में हथनीकुंड बैराज का जो फ्लड गेट्स है वो दोबारा खोले जाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली प्रभावित हो सकती है। लेकिन सुबह जो घटनाक्रम देखिए दिल्ली में बरपाया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम गुप्ता पर जिस तरीके से एक शख्स ने जन सुनवाई के दौरान हाथ उठाया है, और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका तो साफ तौर से कहना है कि उस शख्स ने सीएम पर हाथ उठाया है और थप्पड़ मारा है, तो ऐसे में यहाँ पर भी संशय बरकरार हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ हैं और आज के जो उनके कार्यक्रम है उसमें वो मौजूद रहेगी। तो अब नजरें टिकी हैं 11:30 बजे श्रम शक्ति भवन में, जहाँ पर केंद्र सरकार ने जल संबंधी जो बैठक बुलाई गई है उसमें जो रेखा गुप्ता हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री वो मौजूद रहती है या नहीं। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो भी कार्यक्रम है वो तय समय पर ही रहेंगे, और 11:30 बजे क्योंकि ये बैठक बुलाई गई है और थोड़ी ही समय में ये बैठक भी शुरू होने वाली है। लेकिन जो घटनाक्रम बरपाया है, एक महिला पर हाथ उठाने का काम जिस तरीके से शख्स ने किया है, इसको लेकर भी राजनीति अपने चरम पर है। केसी वेणुगोपाल ने सीधा इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की विफलता बताया है और जांच की मांग की है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि कोई राजनीति से जुड़ा हुआ ये शख्स हो सकता है, राजकोट का ये शख्स बताया जा रहा है, जिसने खुद पुलिस इंक्वायरी में खुद का नाम राजेश भाई खिमजी बताया है और 41 उम्र अपनी बताई है, 41 साल। तो ऐसे में अभी जो ये घटनाक्रम बरपाया है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी तरीके से मुखर नजर आएगी। लेकिन ये देखना होगा कि पानी को लेकर जो अहम बैठक बुलाई गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली में, तो हरियाणा जो दिल्ली की सीएम हैं वो मौजूद रहती है या नहीं। जी बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है। वापस पल्लवी आपके पास आते हुए, आपकी बात अधूरी रह गई थी उसको पूरी कर लीजिए। उसके बाद अजहर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ गए श्रीनगर से। बिल्कुल भारती, जिस तरीके से अभी जो ये घटनाक्रम दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर हुआ है, ये काफी निंदनीय है, और इसको लेकर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपोजिशन के साइड वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी लोग इस घटनाक्रम की पूर्ण पुष्टि करने के प्रयास में लगे हुए हैं, और साथ में पुलिस व्यवस्था भी जो है वो तैनात कर दी गई है। सिविल लाइन पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता का आवास है वहां पे भी चारों तरफ बैरिकेडिंग और उसके साथ कड़ी पाबंदियां भी कर दी गई हैं। वहां से अभी कोई भी नहीं गुजर पा रहा है, लोग अपने रोड के ही साइड रह जा रहे हैं, क्योंकि सिविल लाइन पे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आवास है। साथ में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो हर दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता की जन सुनवाई सुनती हैं और उनके पक्ष में कहीं ना कहीं निर्णय लेने का भी काम करती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है जो 35 वर्षीय बताया जा रहा है जो युवक, वो
उनको पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। अब क्या कुछ आगे की पुष्टि होती है, क्या कुछ सामने निकल के आता है, क्योंकि ठीक। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा भी कहना है कि ये जो जन सुनवाई में जो व्यक्ति आया था वो अपोजिशन पार्टी का था, और साथ में ही आगे की क्या पुष्टि होती है ये जरूर बताएंगे, पर अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती। साथ में अगर बात करते के लिए जन सुनवाई के ही मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक विंडो में काम करने का फैसला लिया है। चाहे दिल्ली में कोई भी ऐसी घटना, कोई भी जो काम होते हैं, उन सभी चीजों पे एक विंडो पे काम करने का निर्णय लिया जा चुका है। उसको लेकर कल एक बड़ी बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय में हुआ था, जिसमें सभी कैबिनेट के मंत्री वहां पे मौजूद थे। साथ में जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार निरीक्षण कर रही हैं, और कल यमुना बाजार में गई, जनता जनार्दन से मिली, मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और उन्होंने कहा कि यहाँ से आप लोग चले जाइए क्योंकि यहाँ का जल स्तर बढ़ रहा है, तो कोई खतरा ना यहाँ मंडराए, क्योंकि वहाँ जैसे ही पानी भरा है वहाँ की लाइटें और बिजली काट दी गई है। इसको भी लेके पर वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो जनार्दन है, वो अपने जगह को, अपने स्थान को छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनके लिए और भी जो सुरक्षा व्यवस्था की वहाँ की जा सकती है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कल निरीक्षण करके गई है, तो वहाँ पे व्यवस्था भी करती हुई दिखाई दे रही है। उनका ये भी स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये जो जल स्तर है, हथनीकुंड बैराज से जो यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, वो जल स्तर तो बढ़ा रहा है, पर उतनी ही रफ्तार में वो आगे की भी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे अब कोई घटना दिल्ली में नहीं होगी। जी भारती। बिल्कुल, आजर आपका रुख कर लेते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आपके पास है? देखिए, भारतीय जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम की वजह से जो है आम जनजीवन जो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, पर्टिकुलरली कि जम्मू के क्षेत्र में। हालांकि वहां पे जो है रात देर गए तक भी बारिशें चल रही थी। इसके पेश नज़र जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वो भी, हालांकि वहां पे यातायात बड़ी धीमी से चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुगल रोड है जो कश्मीर और जम्मू की साइड में कनेक्ट करता है, तो वहां पे भी पीर की गली पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से फिलहाल जो है ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दी गई है। वहां पे जो बीआरओ और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अफराद और मैन और मशीनरी लगी हुई है, और कुछ एक घंटों तक ये आशंका लगाई जा रही है कि इस मलबे को हटाया जाएगा और मगर रोड को फिर से ओपन किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम कश्तवाड़ चसोटी का जो इंसिडेंट है, आज 7वां दिन है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन वो लगातार जारी है, लेकिन इस बार जो एसडीआरएफ टीम या एनडीआरएफ टीम जो लगातार वहां पे लगी हुई है। और कल भी हमने देखा कि बीते दिन तकरीबन 4 बॉडीज जो है उस वहां से रिकवर की गई है, और जलभराव की वजह से वो दूर दूर तक चली गई है। फिलहाल इसमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसएम व्हीकल जो है एनडीआरएफ की जानिब से उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो टीम को लग रहा है, जो रेस्क्यू टीम को लग रहा है कि अभी भी काफी सारे शव जो है वो जलभराव की वजह से बह गए होंगे और उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस जो व्हीकल, एसएम व्हीकल की खासियत यह है कि अगर कोई भी अंग जो है दिखता है तो तुरंत ये अलर्ट करता है और वहां से उसको फिर निकाला जाता है। फिलहाल 4 बॉडीज के बाद में वहां से कुछ जो है शव के अंग भी बरामद किए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आज 7वें रोज भी जारी है। दूसरी अहम की अगर हम खबर की अगर हम बात करें, गृह मंत्री अमित शाह जी की जानिब से लोकसभा में एक जो बिल है उसको पेश करना है, जिसमें काफी सारे एक्ट को रिऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि लेकिन जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात अगर हम करते हैं आर्टिकल 375 और 74 के बारे में, तो उसमें ये साफ और स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री से लेकर इवन जो सीएम भी होगा या प्राइम मिनिस्टर भी होगा, अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अंदर जाता है, अगर 30 दिन से जायद वो जेल में बैठता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो पद है वहां से वो मुस्तफी होता है। तो इस तरीके से ये बिल जो है कहीं ना कहीं अभी लोकसभा में पेश होने जा रहा है और इस पे बहस भी होगी, और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल के हवाले से भी, सेक्शन 74 के हवाले से भी इसको पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के बारे में या कांग्रेस की बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लगातार सियासी गलियारों में जो है बातें चलती रहती है, और इस हवाले से अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी कल एक्स पे ट्वीट किया गया, तो जिसमें उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा एक बार फिर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो नाउमीदी की यहाँ पे किरण है वो दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने फुले
दबे लफ्जों में कहा कि अभी तक जो है जो स्टेटहुड के बारे में कोई बात जो सेंटर की जानिब से नहीं हो पा रही है। चौथी खबर, अगर हम अहम खबर की बात करें कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक और नोटिफिकेशन और ऑर्डर किया गया है पूरे भारतवर्ष के लिए, जिसमें साफ और स्पष्ट कहा गया है कि तकरीबन 1,17,00,000 जो कार्ड होल्डर्स है, राशन कार्ड होल्डर्स है, उनको रिलिस्ट किया जाएगा, यानी उनको कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसे कार्ड होल्डर्स है जो टैक्स पेयर है, जो कहीं ना कहीं जो कंपनीज के ऑनर्स हैं या जिनके घर में 4 व्हीलर्स है, और उन वो जो है सब्सिडी का जो राशन है वो हासिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस हवाले से भी जो है पूरे आंकड़े जो है वो जमा किए गए हैं। और इसी तरीके से ये नोटिफिकेशन है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से भी इनको इजरा किया गया है, और यहाँ पे भी उनका डेट जो है वो मुकम्मल किया गया है कि 30 सितंबर से पहले इस डाटा को क्लियर किया जाए, ताकि जो NFSA यानी नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जिनको राशन देनी है, तो जो राशन जो है जो मुफ्त राशन या सब्सिडी वाला राशन है वो मुस्तहिक तक पहुंच जाए, जो पर्टिकुलर जो टैक्स पेयर अफराद है, जिनकी हमने देखा कि आंकड़े जो सेंटर की जानब से वो सामने आए हैं, तकरीबन 17 लाख के करीब जो लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और वो कार्ड होल्डर्स भी है। इसी तरीके से 5.30 जो है जिनके पास जो ऑनर्स है या कंपनीज के ऑनर्स है जो टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी ये सब्सिडी वाला राशन जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस हवाले से भी जो है एक बड़ी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर की है। अजहर, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें आज की? उत्तर प्रदेश के लिए अगर हम मुख्तार अंसारी परिवार की बात करें तो उनके बेटे अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज अब्बास अंसारी के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि हेट स्पीच मामले में अगर सज़ा कंटिन्यू होती है 2 साल से अधिक तो उनकी सदस्यता चली जाएगी और फिर चुनाव लड़ने में भी उनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जिस तरह के नियम बने हुए हैं, जिस तरह के प्रावधान इस समय बने हुए हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक विरासत है मुख्तार अंसारी परिवार की, उसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रह आज है कि आज की सुनवाई में क्या निर्णय होता है। वहीं हम उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपदों की बात करें तो वहाँ पे यूरिया की खाद की किल्लत देखने को मिल रही है, और ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि आपसी मिलीभगत के माध्यम से नेपाल में यूरिया खाद की सप्लाई की गई है, क्योंकि वहाँ पे महंगे दामों में बेचे गए हैं। तो जो जनपद नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपद हैं, वहाँ के किसानों को यूरिया खाद की काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में जो सरोजनी नगर विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र पर लिखा है कि 7,000 अतिरिक्त बेड का अस्पताल बनाया जाए और एक तरह से लखनऊ को स्वास्थ्य राजधानी बनाया जाए, और यहाँ पे जो अस्पताल बने बेडों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर अन्य राज्यों के भी, बिहार के, नेपाल के भी मरीज आते हैं तो उनके इलाज में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम राजनीतिक गलियारों की बात कर लें तो SIR मुद्दे पे कांग्रेस और सपा खास करके भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस मुद्दे को हम जीवंत रखते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को कहीं न कहीं से, जिस तरह से पिछली बार PDA और संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के नाम पे हम अपनी तरफ खींच लिए थे, तो हो सकता है कि SIR के मुद्दे पे भी हम उन जनता को अपनी तरफ खींच चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस तरह का शासन दिल्ली में मोदी का और उत्तर प्रदेश में खास करके योगी का चल रहा है, जहां पे बेहतरीन कानून व्यवस्था है, लोगों को जो योजनाएं हैं सरकार की उनका सीधे बेनिफिट उनके अकाउंट में मिल रहा है, और जिस तरह से यहां पे आम नागरिक सुरक्षित है और अर्थव्यवस्था जिस तरह से रफ्तार पकड़ रही है, ऐसे में हम जब तक नए मुद्दे नहीं लाएंगे तब तक जनता को हम अपनी तरफ नहीं खींच सकते, और उसकी कवायद में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। वहीं JP NIC का जो पिछला ट्रस्ट था उसमें भंग कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी अब घोषित होगी, क्योंकि JP NIC में जिस तरह से सरकार ने निर्णय लिया था, अब सरकार अपने हिसाब से उसको चलाएगी, तो LDA की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि जो नई कार्यकारिणी बनती है इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। जी भारती, बिल्कुल, देखिए तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया राघवेंद्र, और अजहर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद राजकुमार के पास जाऊंगी।
देखिए भारती, मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक दिन कल रहने वाला है, जो हिस्ट्री में एक अहम दिन माना जा रहा है। क्योंकि अभी जब हम डल लेक जाते थे, श्रीनगर के डल लेक जाते थे, तो वहाँ पे सिर्फ हम शिकारा या टूरिस्ट देखते थे। लेकिन अब की बार जो कल सपोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और जो जम्मू कश्मीर का सपोर्ट्स काउंसिल है, उनकी जानिब से एक वाटर जो है सपोर्ट्स का इनकाद यहाँ पे अमल में लाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 400 एथलीट्स जो है हिस्सा लेंगे। और इस प्रोग्राम और इस समारोह को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग भी जमा होने जा रहे हैं। और ये जो एथलीट्स है, तकरीबन 35 यूटीज और स्टेट्स से ये एथलीट्स आ रहे हैं। और अभी तक जो है 400 के करीब एथलीट्स जो है वो श्रीनगर पहुंच गए हैं। और कल ये समारोह जो है स्टार्ट होगा खेलो इंडिया वाटर बॉडीज के वाटर सपोर्ट्स के हवाले से ये प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को लेके भी काफी सारा उत्सव जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी सारे खिलाड़ी जो यहाँ पे चाहते थे कि डल लेक में जो है वाटर सपोर्ट्स का इनकाद अमल में लाया जाए। और कल से वाकई तौर पे जो डल लेक श्रीनगर में एक नया नजारा देखने को मिल रहा है, और जिसको लेके काफी उत्साह भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जी बिल्कुल। और राजकुमार, देखिए आपके पास आते हुए सबसे बड़ी खबर अगर देश की बात की जाए तो आज सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बात उसी की कर लेते हैं। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन तो दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन जब विपक्ष अपने किसी उम्मीदवार को चुनता है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं नजर आता है। अब बी सुदर्शन रेड्डी की अगर हम बात कर लें तो देखिए, सलवा जुडूम को इन्हीं ने खारिज किया था। इसी के साथ साथ जब ये पहले लोकायुक्त गोवा के बने थे तो कांग्रेस द्वारा काला झंडा दिखाकर इनका विरोध किया गया था। बी सुदर्शन रेड्डी ने एक याचिका डाली थी जिसमें इजराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। ऐसे व्यक्ति को विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए भारतीय कहावत है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, और राजनीति में तो कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, कब कौन किसका दोस्त हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से ये चुनाव होना है, कोई कह नहीं सकता था कि जगदीप धनखड़ को जिस तरीके से उपराष्ट्रपति बनाया गया और जो उनकी कार्यशैली थी, उस कार्यशैली में कहीं दूर दूर तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि वो एक दिन इस तरीके से इस्तीफ़ा देकर और पीछे हट जाएंगे। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, संविधान इस बात की जो है वो उन्हें अनुमति देता है। लेकिन अब ये जो चुनाव है, अगर इस चुनाव पे हम नज़र डालें तो इस समय 540 सांसद लोकसभा के हैं, 542 सांसद लोकसभा के हैं, 240 सांसद राज्यसभा के हैं जो इसमें मतदान करेंगे। 382 का आंकड़ा चाहिए जीत के लिए। लेकिन अगर हम बात कर लें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के पास लगभग 427 वोटों का इस समय उनके पास एक जो सिनेरियो है वो है। इसके लिए व्हिप जारी किया जाएगा, तमाम सांसदों को उपस्थित रहने की आवश्यकता है, क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। शायद इसी बात को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं संसदीय दल की, और संसदीय दल में उसमें तमाम जितने सांसद हैं जो सरकार के साथ हैं, एनडीए के सांसद हैं, उन सांसदों के साथ बातचीत की जाएगी। और तमाम जो इस समय परिस्थितियां हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन की प्रक्रिया जो है 3 बजे तक का समय है। आज वो शक्ति परीक्षण किस तरीके से होता है, अभी समय है, 9 दिसंबर को चुनाव होना है। लगभग मेरे ख्याल से ये जो दौर होगा, इस दौर में तमाम बैठकें होंगी, तमाम मुलाकातें होंगी, इसमें तमाम ऐसे घटक दल दिखेंगे जो आज विपक्ष के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो सत्ता पक्ष के जाते हुए दिखेंगे। क्योंकि राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास रहा, जिस तरीके से आपने भी बताया कि इस तरीके के निर्णय देने वाले जो कभी कांग्रेस को काला झंडा, जो कांग्रेस काला झंडा दिखाती थी, आज वो उन्हें अपनी पलक पावड़े बिछाकर उनको उम्मीदवार बना रही है। जिस तरीके से अभी अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियाँ दिखी, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिखा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने तमाम जो सोनिया गांधी से लेकर तमाम और जो बड़े दिग्गज हैं वो पक्ष में वोट करते हुए दिखे, रूढ़ी गए। और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद 25 साल से लगातार उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि राजनीति जो है वो एक तरह से कौन कब किस तरफ पलट जाए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, पूरी दुनिया की, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह इस पर है, और किस तरीके से अपने एनडीए अपने जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को दिखाना चाहती है, और क्रॉस वोट ना हो। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिन पर नजर जो है लगातार बनी रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।